हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो कल का शेड्यूल रह गया था और आज का भी, दोनों का मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, कल का आपने चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, कुछ स्कीम और आंसर राइटिंग का मैं वो डाल रहा हूँ टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा अपन इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी का चैप्टर नंबर 12 से 16 तक पार्ट 2। ये हमने पढ़ लिए हैं, मतलब एक पार्ट पॉलिटी बुक का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उसके शॉर्ट नोट कैसे बने, ठीक है, और 2 जून के बाद हमने वो रिवाइज़ करना है। तो हम किस तरह से उसको रिवाइज़ करेंगे कि हमें पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है, 5 बार पढ़ लूँ 10 बार पढ़ लूँ, अगेन 11वीं बार पूरी ही बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसका सबसे बढ़िया हिसाब बताता हूँ तुम्हें, जो याद हो जाता है, जो तुम्हें याद होगा अभी भी, वो मत लिखना, जो याद नहीं है वो लिखना। सबसे बेस्ट तरीका नोट्स बनाने का। सेकेंड थिंग, जब तुम प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ोगे ना, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो कि पेपर 1 के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, एक लाइक कंसेप्ट्स होते हैं, वो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैंने किस तरह से नोट्स बनाए। तो पहले मैं शेड्यूल बता देता हूँ, उसके बाद में देखेंगे। तो पॉलिटी का चैप्टर नंबर 23, 24, 25, 30, 31, 32। ठीक है, 23, 24, 25 ये कल के टॉपिक्स थे। ठीक है, जो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नर, सीएम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम आ गए हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। हमने सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म कर दिया है, गवर्नमेंट ख़त्म कर दी है सेंटर की। अब आ गए हम स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ पे। मतलब कि ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी हैव कंप्लीटेड। अब टाइम आता है जुडिशरी पढ़ने का, वो बात की बात है। फिलहाल हमने जो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज वाला पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने पार्ट 2 के नोट्स तो बना दिए हैं, बाकी के बनाता हूँ। फिलहाल मैं स्कीम बता देता हूँ, इन स्कीम्स को आप गूगल कर लेना। ठीक है, जिनको दिक्कत हो रही है स्कीम्स पढ़ने में, कोई भैया मंथली एग्जाम वगैरह देख लो जो तुम्हें सही लगे। अगर हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम की। वरना ये स्कीम्स या जो करंट अफेयर में थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट कर पाता हूँ वो आप गूगल कर लीजिए। यह विज़न है, इसकी मैगज़ीन फ्री होती है। आप हर एक सेक्शन के नीचे होता है न्यूज़ इन शॉर्ट्स, उसके नीचे लाइट हेडिंग में लिखी होती हैं कुछ न्यूज़, वो पेपर 1 के लिए ठीक होती हैं। ठीक है, बट वो इनफ नहीं होती। आप कोई और मैगज़ीन देख लीजिए जो आपको सही लगे। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं हम करंट अफेयर पढ़ना। गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर, श्रेष्ठ प्रोग्राम, निपुण भारत प्रोग्राम, सिस एप्लीकेशन, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट द ब्रीफ सिस्टम, लिम्स, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जन सामर्थ्य, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब। और जो हमारा ऐसे टॉपिक हैं 2, वो है एक इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, राजा का बेटा ही राजा बनने का वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन इस पर पुश वगैरह कर रहा है। आप पढ़ लेना विजन की करंट अफेयर से। डिजास्टर मैनेजमेंट पे आएगा पक्का टॉपिक, तो आएगा, क्योंकि आज ही न्यूज़ है कल की कि तुर्की में बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक आया है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ डेथ हो चुके हैं। सो सैड आर फॉर देम, बहुत दुख की बात है ये। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं उन शॉर्ट नोट्स की जो मैंने बनाए हैं 12 to 16 चैप्टर पार्ट 2 के ऑफ द पॉलिटी लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गए हैं वो नोट्स फॉर पॉलिटी फॉर पेपर 1। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जब हम 12 चैप्टर नंबर पे जाएंगे तो देखो चैप्टर नंबर 12, इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स की अगर मीनिंग हमें पता हो ना तो हम क्वेश्चन सही कर आएंगे। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे कि नॉमिनल, रियल, एग्जीक्यूटिव का तुम्हें पहले मतलब पता होना चाहिए, कौन नॉमिनल है कौन रियल है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब पता होना चाहिए। डुअल मेंबरशिप क्या होती है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा क्या होता है। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है। किचन कैबिनेट कैसे कहते हैं। हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। देखो इनके मतलब तुम्हें पता होंगे ना, मतलब तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब मैंने ये शॉर्ट में लिखे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे इसका मतलब नहीं पता,
मुझे नहीं पता डुअल मेंबरशिप क्या होता है, तो मुझे बुक खोलनी पड़ेगी, पर फिर मैं रट्टा मारूंगा। तो ये शॉर्ट नोट है, मतलब एक PDF या एक मैंने ये बनाया, देखो ये बनाया मैंने, मुझको ये बस ऐसे कैरी करनी है, अब पढ़ना है। हाँ जी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देख सकते हो। इस तरह से मुझे पढ़ना होगा और मुझे सारा कुछ याद आ जाएगा। कहते हैं ना बुलेट्स नोट कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इनकी मीनिंग वगैरह हमें पता होना चाहिए। PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिर आता है चैप्टर 13, कंपैरिजन फेडरल फीचर्स विद यूनिटरी फीचर, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ चैप्टर 13 के ज़्यादा कुछ था नहीं, वही फीचर्स बता रखे हैं ये, पर कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं जो हमें कन्फ्यूज़न में डाल रही थी, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो दोस्त। तो मतलब तुम ये देखो कि दोनों मिलते जुलते से हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा है, रिटन भी है, तो एक फेडरल एक यूनिटरी कैसे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये दिखाता है कि दोनों की पावर्स तुम्हारी लिखी हुई हैं, डिवीजन ऑफ द पावर हुआ है यहाँ पे। सिंगल ये दिखाता है कि सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सब फॉलो कर रहे हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि हर स्टेट का अलग, समझे। तो ये वर्ड मीनिंग तुम्हें पता होनी चाहिए इनके अंदर घुस के कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। डिवीजन ऑफ द पावर्स, स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब पता होना चाहिए। यूनिटरी कौन से हैं और फेडरल कौन से हैं, ठीक है। ये वर्ड घुमा के भी दे सकते हैं वो, बट तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तुम्हें अगर पता होगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ क्यों लिखा है और वहीं सिंगल क्यों लिखा है, तो रिटन का मतलब तुम जान जाओ, अच्छा लिखे हुए हैं इसलिए कहा है कि फेडरेशन किया हुआ है कि भैया तुम्हारे सब्जेक्ट अलग तुम्हारे अलग, ये मतलब है इनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों नहीं है, पर मतलब ही अलग हो गया दोनों का। बात एक के बारे में है लेकिन मतलब दो है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वीटो पावर ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। भाई जुडिशरी तो हमारी इंडिपेंडेंट है लेकिन इंटीग्रेटेड भी है, चीज एक मतलब दो, समझ रहे। तो ये मैंने बुलेट पॉइंट बनाए। चैप्टर 13 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर 14 की तरफ। लॉज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट अप्लीकेबल हेयर। जब हम 14 चैप्टर खोलेंगे लक्ष्मीकांत का, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि जो लिखने वाली है, बाकी सब तो पढ़ने वाली है। पढ़ लिया, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि भैया पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर कहाँ तक है, स्टेट की कहाँ तक है, और इनके क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ठीक तो हमने पढ़ लिया। भाई हमें पता है पार्लियामेंट पूरे देश की है, सेंटर सरकार का पूरा देश बैक है, ये तो हमने पढ़ रखा है। पूरे देश पे जाएगी तो उसमें लिखने वाला क्या है, ये तो हमें मालूम ही है। भाई स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के बारे में सोचेगी। अगर हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के बारे में सोचने लगे तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। सोचो ना दिमाग से, तुम पढ़ के पढ़ो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्ट होते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, लॉज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल। वेयर, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, बिकॉज पार्लियामेंट कैन मेक हेयर फॉर पीपल गुड एंड गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट वगैरह। मैंने शॉर्ट में लिखा है, वहाँ तो बड़ा लिखा है, पर मुझे एक फैक्ट याद रहेगा। अच्छा, अंडमान और लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दादन दीव, इनके लिए प्रेसिडेंट करेगा, कैन मेक। शेड्यूल एरियाज में गवर्नर कैन टेक एक्शन टू डिसअप्रूव एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है भैया। ट्राइबल एरिया ऑफ द सम, ये सब एक डाटा है भाई। यहाँ पर उत्तराखंड का नाम तो नहीं है या महाराष्ट्र का नाम तो नहीं है, तो ये डाटा है, ये याद करने वाली चीज़ है, ये समझने वाली नहीं है। तो देखो उसके बाद मैंने थोड़े से यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिख लिए कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, प्राइज एंड लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट, गैम्बलिंग। और मैंने ये लिखा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1976 ट्रांसफर 5 सब्जेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो देखो कुछ चीज़ें जो तुम याद ना कर पाओ, तुम्हें लगे अच्छा कौन से 5 सब्जेक्ट्स थे जो ट्रांसफ़र करे गए थे, इसमें समझने जैसा क्या है भाई। तुम यहाँ पे एजुकेशन की जगह मार्केट भी तो कर सकते हो, जो कि पहले से कंकरेंट लिस्ट में गड़बड़ हो सकती है ना। इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। तुम हर एक चीज़ लिख रहे हो, पूरा का पूरा किताब तुमने लिख दोगे, मुझे मालूम है, ऐसा नहीं होगा दोस्त, ठीक है। रेजिडुअरी सब्जेक्ट क्या है, ये वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, नॉट एनुमरेटेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट
includes power to levy residuary tax before it was given to Governor General of India। अब इसमें रेजिडरी सब्जेक्ट जो है इसके अंदर, ये तो सबको पता है कि पार्लियामेंट के पास है, ये भी पता है कि होते क्या हैं, जो तीनों लिस्ट में नहीं है वो भी हैं, लेकिन पहले किसके पास थे? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ रहे हो, ब्रिटिश टाइम की बात बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्त। फिर सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, मैं तीनों का एक कंपैरिजन करा। ठीक है, ये लिस्ट कहाँ से प्रोवाइड कराई गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, कोई और एक्ट भी तो आ जाता। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेंट्रल लिस्ट में हम देखेंगे नेशनल इंपॉर्टेंस, यूनिफॉर्मिटी, लेजिस्लेशन ऑफ नेशन वाइड। ठीक है, स्टेट लिस्ट में रीजनल, लोकल इंपॉर्टेंस, डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट, डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये याद करना, डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट, समझ रहे हो। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन इन द कंट्री इज डिजायरेबल बट नॉट एसेंशियल, ये कंकरेंट लिस्ट में आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरह से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि इस तरह से हमें कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं लिखनी होती, कुछ चीज़ों को हम पढ़ के ही काम चलाना पड़ेगा। हर एक चीज़ तुम नहीं लिखोगे तो काम पूरा नहीं होगा। अभी तो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी तो कितने सब्जेक्ट और बचे हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन स्टेट फील्ड कब होगा ये मैं लिख के रख लिया। अब मैं हर एक चीज़ में सिखाता रहूँगा, यहाँ पे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं PDF डालूंगा। ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, कुछ टैक्स होते हैं सेंट्रल लगाती है, कुछ स्टेट, कुछ कलेक्ट वो करती है, कुछ कलेक्ट वो, तो ये पता होना चाहिए कौन से टैक्स क्या है। ठीक है, ये मैं लिख लिए। देखो, टैक्स लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट, कौन से? स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये वो। ठीक है, फिर सर्विस टैक्स लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड यूज बाय बोथ एंड सेंटर, स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा आ गया, टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइंड टू स्टेट, tax levied and collected by the center but distributed between center and state, all tax and duties of union list except duties of taxes on 6 to 68 and surcharge on taxes for censor parliament can levy and surcharge 269 to 270 and this goes to center only। सरचार्ज तो ये तो तुम्हें नॉर्मल से याद रखना, मैं लिख लिया, फिर भी ये तो याद रखना होता है कि सरचार्ज सेस वगैरह ये सेंटर लगाती है, सेंटर के होते हैं। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लिस्ट के हैं जो कि 20 हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? देखो, दो तरह से कमाई होती है कि जैसे कि एक तो टैक्स लगा के कर ली, एक होता है कि नॉन टैक्स, मतलब वो टैक्स नहीं होता। जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे टिकट खरीदा, कहाँ गया पैसा? सरकार के पास गया, टैक्स थोड़ी है वो भाई, तुमने सुविधा ली, वो समझ गया ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू हो क्या हो? बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज, करेंसी, सेंटर, पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइज, स्टेट एंड लैब्स, फाइन्स वगैरह जो होता है। द स्टेट के भी समय हो गया। ग्रांट, नेट ग्रांट भी दी जाती है। स्टेचुरी ग्रांट कौन सी है? गिवन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू स्टेट विच आर इन नीड ऑफ द फाइनल असिस्टेंट नॉट टू ऑल चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया। ये याद करने वाली चीज़ है। कहाँ से चार्ज होगी भैया? कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगी। ठीक है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आ गई, अदर ग्रांट्स आ गई, खत्म। चैप्टर 15 आ गया। ये मैंने 4.5-5 पेज में 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, समझ रहे हैं। तो ये कुछ होता है। देखो, वो तो मैंने जगह छोड़ी है, तुम देख सकते हो कितनी कितनी, तो मैं घुसाने को तो एक पेपर में घुसेड़ते हैं सबको, ऐसा नहीं होता ना। हमें पढ़ने में ईजी हो, इतना भारी नहीं होगा पेपर का वेस्ट जो हम ना उठा सकें। ठीक है, जनरल काउंसिल, कौन सी काउंसिल है, ठीक है, काउंसिल बनाते हुए क्या क्या दिमाग में रखा गया था उन्होंने, तो ये नोट्स हैं। देखो, ये बहुत सारे मैंने बनाए हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, प्रेसिडेंशियल रूल क्या होता है, आर्टिकल 358, 359 क्या होता है, ऑटोमेटिक सस्पेंड, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं करता फंडामेंटल राइट को। तो दोस्तों, ये PDF मैंने बनाई है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ अभी, ठीक है। और दूसरी बात, शेड्यूल मैंने तुम्हें बता ही दिया है, कल का शेड्यूल कल डालेंगे। और मेरा बस यही कहना है तुमसे कि नोट्स दोस्तों इतने बड़े मत बना लेना कि तुम बना तो लो, मेहनत तो बहुत कर लो, कभी उन्हें पढ़ने बैठो तो अगले साल एग्ज़ाम दे पाओ। क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने भी ऐसा किया था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, बट होता है ऐसा। मैंने पूरी बुक फर्स्ट रीडिंग में पोत दी थी, और जब मैंने प्रीवियस के पेपर देखे तो काटना पड़ा था। फिर मैंने दूसरा कलर यूज़ करा कि अच्छा ये लाल वाले बेकार है, हरे वाले से कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर और कम हो गई। तो क्या होता है ना कि जब हम, क्योंकि ये पढ़ते हुए ऐसा लगेगा पूरी ही बुक इंपॉर्टेंट है, और ये एक्चुअल में है भी, बट नोट्स बनाने का तरीका अलग होगा। तो नोट्स बनाओ तो ये तो बनाओ मत, बनाओ तो बहुत शॉर्ट बनाना,
जितने तुम्हें समझ में आ सकें, कहीं ऐसा ना हो कि इतने शॉर्ट बना लो कि तुम्हें बुक खोलनी पड़ रही। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना, और इतने बनाना कि तुम टाइम पे उनको रिवाइज भी कर सको। तो ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। तो ये PDF में डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।